हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 231 घर वापसी। श्रेया के हाथों में पसीना आ रहा था। वो इस वक्त मल्होत्रा कोठी के बाहर खड़ी थी और उसके एक हाथ में वंश का हाथ था तो दूसरे हाथ में एक भारी सूटकेस था। कल रात को श्रेया ने अपने बाऊजी की बात मानते हुए मल्होत्रा कोठी में आकर रहने के ऑफर को तो मान लिया था, लेकिन आज जब वो इस घर के बाहर खड़ी थी तो उसके अंदर कई सारे डर समा गए थे। आज सुबह उठकर जब निहाल और वंश ने काफी समय एक साथ बिता लिया तब जाकर श्रेया ने बड़ी ही संजीदगी के साथ वंश को अपने सामने बिठाकर बताया कि आज से वो एक दूसरे घर में रहने जाएंगे। श्रेया को उम्मीद थी कि जिस तरह उसे बार बार घर बदलना पसंद नहीं है, उसी तरह वंश भी एक नए घर की बात सुनकर गुमसुम हो जाएगा। लेकिन एक बच्चे की मासूमियत और उसके जिज्ञासु मन के बारे में श्रेया भूल ही गई थी, क्योंकि जब वंश ने ये सुना कि अब वो अपने नाना और नानी के घर जाकर रहेगा तो उसे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। डैड, क्या आप भी हमारे साथ नाना और नानी के घर में आकर रहोगे? निहाल वंश के इस सवाल से शर्मिंदा हो गया और उसने कहा, नहीं बेटा, वो तो मम्मा का घर है ना, तो वहां मैं कैसे रह सकता हूँ। नन्हे से वंश को अपने पिता की बात समझ नहीं आई तो उसने कहा, लेकिन मम्मा तो आपके घर में रह चुकी है ना डैड, जहाँ दादी भी रहा करती थी, तो आप क्यों मम्मा के घर में नहीं रह सकते? ये सुनकर श्रेया ने निहाल को आंखों ही आंखों में देखकर कहा, तुम्हारा बेटा तुमसे ज्यादा होशियार है। लेकिन निहाल ने भी कह दिया, हाँ तो बेटा किसका है? वंश, तुमने सवाल तो बहुत अच्छा किया है, और इसीलिए पापा वादा करते हैं कि जैसे वो यहाँ आकर तुमसे मिला करते थे, वैसे ही वो मम्मा के घर भी आकर तुमसे मिला करेंगे। लेकिन क्योंकि दादी अकेले रहती है ना, इसलिए डैड को दादी के साथ जाकर रहना होगा। गॉट इट। अपने पिता की बात आखिर में वंश समझ ही गया। गॉट इट डैड कहते हुए उसने अपने सारे खिलौने अरेंज करते हुए अपने टॉय बॉक्स में रख दिए। फिर बबली आंटी को बाय कहते हुए वंश अपनी माँ का हाथ थाम कर इस नए से घर में आ गया था जिसका नाम था नानी घर। लेकिन जब इस घर की दहलीज पर ही श्रेया के कदम डगमगा गए तो वंश ने अपनी मम्मा के हाथ को कस के पकड़ लिया और पूछा, मम्मा, क्या आप इस घर के अंदर जाने से अफ्रेड हो? क्या यहाँ कुछ गलत हुआ था? मुझे भी अंदर नहीं जाना है मम्मा। वंश की इन बातों ने जैसे श्रेया की आंखें खोल दी और उसने वंश की आंखों में देखकर कहा, नहीं बेटा, जब भी कुछ करने से डर लगे ना, बेहतर होता है कि उसी काम को करके दिखाया जाए। और आपकी मम्मा तो स्ट्रांग है ना, अब मैं किसी से नहीं डरती, क्योंकि मेरे हाथ में तो आपका हाथ है। श्रेया की बात ने आखिर में वंश के मन को शांति दे दी और फिर दोनों एक साथ चलकर मल्होत्रा कोठी के अंदर आ गए। जब श्रेया यहाँ चलकर आ रही थी तो हर कदम में ही उसे अपनी जीत दिखाई दे रही थी। और देखने वाले के लिए भले ही ये कोई बड़ी बात ना हो, लेकिन इसे महसूस कर पाना इस दुनिया की सबसे बेहतरीन फीलिंग है। इसी फीलिंग को साथ में लेकर श्रेया अपने घर के दरवाजे पर पहुंच चुकी थी। और अब श्रेया को देखकर सबसे पहले उसके बाऊजी यानी कि जगदीप जी दरवाजे की तरफ आए। ओ कोई लाजो को बुला दो, देखो कौन आया है। श्रेया के चेहरे पर अपना हाथ रखते हुए उसके बाऊजी ने कहा, आजा पुत्र। और फिर उन्होंने बगल में खड़े हुए नन्हे वंश को देखकर उसके सामने अपना हाथ बढ़ाया। उस हाथ में एक कटोरी थी और उस कटोरी में एक पीस गुलाब जामुन का रखा हुआ था। और अब इस गुलाब जामुन को देखकर वंश खूब खुश हो गया। जब से वो इस घर के दरवाजे पर आया था उसके मन में एक घबराहट हो रही थी जिस वजह से उसने अपनी आंखें नीची कर रखी थी। लेकिन अब जब उसने सर उठाकर देखा तो उसने पाया कि उसके सामने वही अंकल खड़े थे जो संगीत वाली रात उसके फ्रेंड बन गए थे। श्रेया भी अब झुककर वंश के पास आ गई थी और उसने बड़े ही प्यार से कहा, ये तुम्हारे नाना जी है वंश, यानी कि ये मेरे डैड है। वंश ने ये सुनकर अपने नाना जी को एक बड़ी सी स्माइल दे दी। वो काफी खुश था कि उसके नाना जी पहले से ही उसके फ्रेंड थे, इसलिए वंश की घबराहट अब थोड़ी सी कम हो गई और पहले जो वो अपनी माँ से यूं चिपक कर खड़ा था, वहीं अब वंश श्रेया से थोड़ा दूर हट गया और अपने चारों तरफ के घर को देखने लगा।
ये घर बहुत बड़ा और खुला सा था, भले ही ये उसके डैड के घर की तरह मॉडर्न नहीं था, पर एक नज़र में ही वंश को ये घर अच्छा लग गया। लेकिन फिर वंश की नज़र उस आंटी से जा मिली जिसकी वजह से उसकी मॉम बहुत परेशान रहा करती थी। वो आंटी एक बड़े से टेबल पर बैठकर एक कप से कुछ पी रही थी, लेकिन उनकी आंखें वंश को ऐसे देख रही थी जैसे वो वंश को डांटने वाली थी। वंश अब उनसे डरकर एक बार फिर अपनी माँ के पैर से जाकर चिपक गया। पर तभी वो औरत आई जो वंश की फेवरेट बनने वाली थी। ये थी वंश की नानी, यानी कि जमुना जी। जमुना जी के चेहरे पर हालांकि काफी थकान दिख रही थी और श्रेया तो ये देखकर ही बता सकती थी कि उसकी बेबे सुबह से ही उठकर रोने लगी थी, लेकिन फिर भी वंश और श्रेया को अपने घर के दरवाजे पर देखकर जमुना जी खुशी से रो पड़ी। श्रेया पुत्र और वंश, इधर आओ बेटा। अपनी नानी की पुकार सुनकर वंश दौड़कर इस घर के अंदर चला आया और साथ ही उसने अपने नाना जी का दिया हुआ गुलाब जामुन भी अपने मुंह में भर लिया था। एक ही बार में सब वंश से खुश हो गए। जो थोड़े बहुत रिश्तेदार अब भी अपने घर नहीं लौटे थे और जो अब भी कोठी में ही मौजूद थे, उन्होंने ने भी वंश से आकर खूब बातें की। हालांकि उनमें से कुछ लोग अब भी श्रेया से बात करने में कतरा रहे थे। जमुना जी तो वंश की खातिरदारी करने में ही व्यस्त हो गई थी, लेकिन जैसे ही उन्हें मौका मिला उन्होंने श्रेया के माथे को चूम कर कहा, अच्छा हुआ नताशा की शादी उस आदमी से नहीं हुई श्रेया। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाती अगर ऐसा हो जाता तो। और मेरी बच्ची, तूने जो कुछ भी सहा है, जो कुछ भी किया है, उसके लिए मुझे आज तुझे अपनी बेटी कहने पर गर्व होता है। और पता है, सिर्फ मैं ही नहीं, तेरे बाऊजी भी तेरे बारे में यही सोचते हैं। बस हो गया बेबे, श्रेया ने उन्हें टोकते हुए कहा। हम कल की बात भुलाकर अब से सिर्फ आगे की बातें करेंगे। आप दोनों से ये सॉरी, थैंक यू टाइप की बातें सुनने की ना आदत है मुझे और ना ही मुझे बनानी है। वैसे नताशा कैसी है बेबे? श्रेया और उसकी बेबे दोनों ने अब तिरछी नजरों से नताशा की तरफ देखा। जब से श्रेया इस घर में आई थी तब से उसकी एक नज़र नताशा पर ही टिकी हुई थी। हालांकि नताशा ने ना किसी को अब तक देखा था और ना ही उसने किसी से कुछ कहा था। वो पिछले 10 मिनट से टेबल पर अपनी सीट पर बैठी थी। वो ना हिली थी, ना ही उसने अपने हाथ में पकड़े हुए कप से एक भी सिप कॉफी का पिया था। अब वो मेरे हाथ से निकल चुकी है श्रेया। तेरे बाऊजी ने तो कल से उससे एक बार भी बात नहीं की है, लेकिन मुझे उसकी चिंता है। श्रेया ने सर हिलाते हुए अपनी बेबे की बात का समर्थन किया। श्रेया को भी नताशा की चिंता था। भले ही श्रेया के बाऊजी और बेबे के लिए नताशा की चाल की खबर नहीं थी, लेकिन श्रेया ने तो नताशा को उसी तरह कबूल कर लिया था जैसी वो थी। लेकिन कल के बाद से उसे कैसा महसूस हो रहा है ये कह पाना इस वक्त बहुत मुश्किल था। आखिर में श्रेया ने हिम्मत करते हुए नताशा की तरफ कुछ कदम उठाए और जब वो डाइनिंग टेबल पर पहुंच गई तो उसने चेयर खींचते हुए बैठने की कोशिश की। हे नताशा, कैसा महसूस कर रही हो अब तुम? श्रेया की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि नताशा अपनी चेयर से उठकर सीधा घर के दरवाजे से बाहर निकल गई थी। श्रेया उठकर तुरंत नताशा के पीछे चल पड़ी। नताशा, मेरी बात सुनो प्लीज। श्रेया ये कहती ही रह गई और नताशा घर से बाहर निकलकर सीधा अपनी गाड़ी में बैठी कर कहीं तो निकल गई। नताशा ने घर का पजामा पहना हुआ था, लेकिन इस वक्त उसे फैशन की चिंता नहीं थी। वो बस श्रेया से दूर हो जाना चाहती थी। गाड़ी चलाते हुए नताशा ने अपने आंसू पोंछे और बंद गाड़ी में चीखने चिल्लाने लगी। जहां मल्होत्रा कोठी में श्रेया के आ जाने से मातम का माहौल कुछ कम सा हो गया था, वहीं निहाल शेरगिल मैंशन में लौटकर खुद को बहुत खुश पा रहा था। उसके दिमाग में एक गाने की धुन थी जिसे वो बार बार दोहराता हुआ आगे बढ़ रहा था। आज निहाल ने ऑफिस में छुट्टी ले ली थी और वो बड़ी ही मस्ती में अपने घर लौट आया था। पर निहाल अपने घर की तरफ बढ़ते हुए अचानक से तब रुक गया जब उसे अपने घर के बाहर रौनक के दोस्तों का एक झुंड दिखा। निहाल जानता था कि रौनक और उसके दोस्त उसको नुकसान पहुंचाने के लिए जरूर उसके घर पर आएंगे, इसलिए निहाल ने घर में एक्स्ट्रा सिक्योरिटी भी लगा रखी थी। लेकिन फिलहाल रौनक के दोस्त घर के बाहर ही रौनक की सिक्योरिटी से दूर उसका इंतजार कर रहे थे। लेकिन निहाल ने बिना किसी डर के ही अपनी गाड़ी को रौनक के दोस्तों के झुंड के बीचों बीच रोक दिया और फिर वो गाड़ी से उतर गया।
उसके उतरते ही रौनक के एक दोस्त ने निहाल के जबड़े को जोर से पकड़ के उसे गाड़ी के बोनट पर टिका दिया। दूर खड़े हुए सिक्योरिटी के लोग निहाल की शक्ल पहचान कर उसकी मदद करने के लिए अब यहाँ चुके थे, लेकिन निहाल ने अपना हाथ उठाकर उन्हें दूर ही रोक दिया। लेकिन सिक्योरिटी वालों ने रौनक के गैंग को पूरी तरह से घेर भी लिया था, पर रौनक इस बात से बिल्कुल भी नहीं घबराया। रौनक ने बस निहाल के पास आकर उसके कान में कहा, एक बार सिर्फ दोस्ती का हाथ दिया था तुझे, लेकिन अब जिंदगी भर दुश्मनी निभाऊंगा साले। और फिर रौनक ने निहाल की गर्दन को भी पकड़कर उसे बोनट पर जोर से दे मारा। निहाल इस चोट के बाद उठ के खड़ा हो गया और हालांकि उसके मुंह के पास एक कट आ गया था, फिर भी निहाल ने रौनक के दोस्तों से कहा, देखो, यहाँ जो भी हो रहा है ना, उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है। तुम सब अगर पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहते तो बेहतर होगा कि अपनी हार मान लो और यहाँ से चले जाओ। फिर निहाल ने रौनक को देखकर कहा, रही बात तुम्हारे इस दोस्त रौनक की, तो इसे यहीं छोड़ जाओ, क्योंकि इसे तो पूरी जिंदगी भर वैसे भी जेल में ही सड़ना है। रौनक ने ये सुनकर निहाल के पेट पर एक जोर की लात मारी, लेकिन रौनक के सभी दोस्त अब निहाल से दूर हट चुके थे। चल रौनक, इससे हम बाद में लड़ेंगे, इसके घर के पास लड़ने का वैसे भी कोई मतलब नहीं है। और भी कई अलग तरह की बातें करके रौनक के दोस्त उसे भी पीछे खींचने लगे, लेकिन रौनक के सर पर तो खून सवार था। आखिर में निहाल को कुछ ना कर पाने की फ्रस्ट्रेशन की वजह से रौनक ने निहाल की गाड़ी पर अटैक करने के बारे में सोचा। रौनक ने अपने दोस्त के हाथ से उसके बेसबॉल के बैट को छीना और उसे निहाल की गाड़ी के शीशे पर दे मारा। और फिर उसने इस बैट से दूसरे शीशे पर भी अटैक किया और फिर तीसरे पर भी, और देखते ही देखते निहाल की गाड़ी का हाल ही बेहाल हो गया था। हालांकि निहाल के पास खड़ी सिक्योरिटी इस हादसे को होने देने से रोक सकती थी, लेकिन निहाल रौनक के गुस्से को निकलने का मौका भी देना चाहता था और एक गाड़ी का नुकसान उसके लिए बहुत ही छोटा सा नुकसान था। इसलिए निहाल ने ना खुद रौनक को रोका और ना ही अपनी सिक्योरिटी को ऐसा करने का मौका दिया। आखिर में कुछ कड़वे इशारे करते हुए रौनक निहाल से दूर हट गया। देख लूंगा तुझे, रौनक निहाल से यही कहना चाहता था, पर निहाल ये अच्छे से जानता था कि रौनक जैसे लोग जितना खतरनाक हो सकते हैं उतने ही स्टूपिड भी हो सकते हैं, और इसलिए निहाल के पास रौनक की हर चाल का एक जवाब था। एपिसोड 232 नए सवाल। रौनक खन्ना का गुस्सा 7वें आसमान पर था। कल उसकी शादी के संगीत के फंक्शन में जब निहाल का बनाया हुआ वीडियो चल गया तो रौनक के सभी रिश्तेदार यूं गायब हो गए जैसे कोई किसी टेररिस्ट के मोहल्ले से गायब हो जाता है। दरअसल रौनक के साथ भी अब वही हो रहा था जो 5 साल पहले श्रेया के साथ हुआ था। रौनक की अय्याशी का वीडियो देखकर सब ने उसका तिरस्कार कर दिया था। फिर बेडरूम के उस वीडियो के बाद तो रौनक को खुद पर शर्माने लगी थी। लेकिन रौनक ने जिल्लत को नफरत में बदलने का फैसला कर लिया था और उसे जो भी महसूस हो रहा था वो सभी भाव मिलकर अब सिर्फ एक भाव का रूप ले चुके थे, गुस्सा। रात को संगीत के हॉल से रौनक सीधा अपने दोस्तों के साथ शराब पीने चला गया था, लेकिन जब वो अपने घर लौटा तो उसे समझ में आया कि उसके भाई और परजाई जी दोनों ही उससे इतने नाराज थे कि वो उसके साथ रहना भी नहीं चाहते थे। इसलिए रातों रात ही रौनक के सभी रिश्तेदार और उसके वीर जी और परजाई जी पिंड लौट गए। ऐसे में जिस दिन रौनक की धूम धड़ाके से शादी होने चाहिए थी, उस दिन रौनक ने खुद को अपने घर में पूरी तरह से अकेला पाया। तब से रौनक को अकेलापन खा रहा था, पर ना नताशा ने उसका एक बार भी फोन उठाया और ना ही किसी और जानने वाले ने। इसलिए सुबह से रौनक किसी आवारे कुत्ते की तरह इधर से उधर भटक रहा था और अपने गुस्से को बाहर निकालने के मौके भी ढूंढ रहा था। और साथ ही उसने ये तय कर लिया था कि वो जिंदगी भर के लिए निहाल को अपना दुश्मन मानेगा और किसी भी हालत में उससे बदला लेकर ही रहेगा। फिलहाल निहाल की गाड़ी को पूरी तरह से तोड़ने के अलावा रौनक और कुछ भी नहीं कर पाया, लेकिन उसके दिमाग में एक प्लान था और अब उसे किसी और से भी बदला लेना है। आदा नाम की लड़की, जिसने वीडियो में रौनक की सच्चाई को सबके सामने बयान किया था, जो रौनक के खिलाफ गई और निहाल के साथ मिलकर इस साजिश का हिस्सा बनी थी, उस लड़की को रौनक अच्छे से जानता था। यानी कि वो इस लड़की का पता
उसका असली नाम और उसके घर में कौन कौन रहता है, ये सब जानता था। इसलिए अब निहाल के घर से निकलकर रौनक ने अदा की झोपड़ी में जाकर बवाल करने का तय कर लिया। अदा एक छोटे से एरिया में रहती थी जहां सिर्फ 15-20 झुग्गी झोपड़ियां थी। चंडीगढ़ की कोई भी गाड़ी इस झोपड़ी के सामने आकर कभी नहीं रुकती थी, लेकिन आज 2 लंबी गाड़ियों से 10 लड़के निकले जो सीधा चलकर अदा की झोपड़ी के पास आ गए। वैसे झोपड़ी के दरवाजों पर कोई लॉक नहीं होता, इसलिए ये सभी लड़के सीधा अंदर आ गए। लेकिन ये क्या, उन्होंने देखा कि ये झोपड़ी अंदर से पूरी तरह से खाली थी। ना तो किसी का कोई सामान था और ना ही कोई गद्दा या बर्तन। पीछे से एक मामूली सा दिखने वाला झुग्गी का ही लड़का बाहर आया और उसने रौनक और उसके साथियों से कहा, किसको ढूंढ रहे हो? वो लोग तो परसों ही यहाँ से निकल गए। अदा और उसका भाई दोनों ही इस झोपड़ी को खाली कर चुके हैं। रौनक ने गुस्से से झोपड़ी की पतली दीवार पर हाथ मारते हुए पूछा, क्या तुम जानते हो वो कहाँ गए हैं? पर इस मासूम से लड़के ने रौनक और उसके साथियों के हाथ के बेसबॉल बैट को देखकर पीछे हटते हुए कहा, नहीं, मुझे नहीं मालूम वो लोग कहाँ गए हैं। इस बात को सुनकर रौनक ने अपने दोस्तों से कहा, तोड़ दो इस झुग्गी को, ताकि वो कभी लौटकर यहाँ ना आ सके। सुन बे छोटू, अगर वो लड़की अदा तुझे कहीं भी दिखे ना, तो मेरे फोन पर कॉल कर लेना, पूरे 10,000 रुपये दूंगा तुझे मैं। वैसे तो ये अनजान लड़का रौनक से डर रहा था, लेकिन पैसों के बारे में सुनकर उसने तुरंत कह दिया, हाँ भाई, मैं आपको कॉल कर दूंगा, लेकिन आप ये झुग्गी मत तोड़ो। ये अदा या उसके भाई की नहीं है, ये तो हम सब ने मिलकर बनाए हैं, यहाँ कोई और आकर रह सकता है। लेकिन रौनक और उसके दोस्तों को अपना गुस्सा कहीं तो निकालना ही था ना, इसलिए वो गुस्सा अब इस झोपड़ी पर ही निकला और देखते ही देखते उस छोटी सी झोपड़ी का नामो निशान मिट गया। और आखिरकार इस तबाही के बाद रौनक के गुस्से को थोड़ी सी शांति मिल गई। दूसरी तरफ एक टूटी हुई गाड़ी के साथ निहाल अपने घर यानी कि शेरगिल मेंशन लौट चुका था। दूर से जब मोनिका शेरगिल ने अपने बेटे की गाड़ी की हालत को देखा तो वो समझ गई कि निहाल किसी बड़ी बात को उससे छुपा रहा है। निहाल, यहाँ आओ और मुझे बताओ कि क्या चल रहा है। तुम्हारी गाड़ी की ये हालत कैसे हुई? ये जरूर किसी गलत इंसान का ही काम है। निहाल अपनी माँ के कई सवाल सुनकर उनके पास आ गया। सब ठीक है मॉम, आप जानती हो मैं ऐसा कुछ नहीं करता जो मैं हैंडल नहीं कर पाऊँ, और ये गाड़ी वैसे भी पुरानी थी, तो मैंने इसे कुर्बान हो जाने दिया। लेकिन यू डोंट वरी, मैं ठीक हूँ और हमें कोई खतरा नहीं है। मोनिका शेरगिल ने निहाल को ऊपर से नीचे देखा तो पाया कि गाड़ी की भले ही कैसी भी हालत हो, लेकिन निहाल बिल्कुल स्वस्थ है और बल्कि वो आज कुछ ज्यादा ही खुश भी लग रहा है, जैसे उसके पैरों में किसी ने उमंग भर दी हो। पर फिर मोनिका को निहाल के होठों के नीचे का हल्का सा कट दिख गया। अगर सब ठीक है तो ये क्या है? जब से श्रेया इस घर से गई है तुम्हें और तुम्हारे शेड्यूल को समझ पाना मेरे लिए मुश्किल हो गया है। अक्सर तुम ब्रेकफास्ट के समय घर लौटते हो और पूरी पूरी रात या कई दिनों तक गायब भी रहते हो। मेरा सिक्स्थ सेंस मुझे बता रहा है निहाल की कोई बड़ी बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो, और अब मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ। निहाल मोनिका शेरगिल को अच्छे से जानता था और इसीलिए समझता था कि अब उसे मोनिका को सच बताना ही होगा। उसने झट से पिछले 3 दिनों के बारे में मोनिका से सब कुछ ही कह दिया। तो अब श्रेया की इवल सिस्टर की शादी नहीं हो रही है, और ये तुम्हारी वजह से हो रहा है। प्लस तुमने श्रेया के पेरेंट्स के सामने उसका नाम भी क्लियर कर दिया है। यस मॉम, क्या आप मुझ पर प्राउड नहीं हो? क्योंकि मैं तो बहुत हूँ। आपको पता है माँ, कल श्रेया के डैड खुद उससे मिलकर उससे माफी मांग चुके हैं और आज सुबह श्रेया अपने मॉम डैड के घर चली गई है। मोनिका ने निहाल को याद दिलाया कि श्रेया इस घर से यही कहकर निकली थी कि वो अपने माँ बाप के घर गई है, लेकिन उस बार श्रेया ने झूठ कहा था। निहाल मोनिका के कहे इस कड़वे सच को सुनकर कुछ थम सा जाता है। हाँ मॉम, आई नो श्रेया ने हम दोनों से उस बार झूठ कहा था, लेकिन फिर भी तुम उस पर भरोसा करते हो, है ना? मोनिका ने ये सवाल सिर्फ इसलिए पूछा था क्योंकि वो अपने बेटे की सच्चाई जानना चाहती थी। निहाल ने साफ साफ कह दिया, हाँ मैं श्रेया पर ट्रस्ट करता हूँ।
क्योंकि मैंने देखा है वो किस तरह की माँ है और किस तरह की बेटी भी है। वो उन लोगों के साथ कभी भी गलत नहीं कर सकती जो उसके अपने हैं, लेकिन जो उसके अपने नहीं है उनका क्या निहाल? क्या तुम शो हो कि श्रेया तुम्हारी अपनी है? मोनिका का पूछा गया ये सवाल भी निहाल के दिल को जैसे चीर गया। मॉम, अब हर सवाल का जवाब तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं जो कर रहा हूँ वो अपनी मर्जी से कर रहा हूँ, और इसलिए अगर कुछ बुरा हुआ तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मैं खुद ही ले लूंगा। मोनिका ने सर हिलाते हुए अपना सर पकड़ लिया और फिर निहाल को अपने सामने वाली चेयर पर बैठने के लिए कहा। देखो निहाल, ये बात क्लियर है कि तुम जो भी कर रहे हो अपनी मर्जी से कर रहे हो बेटा। यू लव श्रेया और ये अब तुम्हारे चेहरे पर भी दिखता है। लेकिन अगर इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है तो तुम्हें श्रेया से अलग होकर अपनी जिंदगी को दूसरी दिशाओं में ले जाने के बारे में भी तो सोचना होगा ना। निहाल किसी और दिशा में फिलहाल सोचना तक नहीं चाहता था, लेकिन उसकी माँ की बातों में जो सच्चाई थी वो उस सच्चाई को इग्नोर नहीं कर पाया। निहाल को यूं चुपचाप बैठा देख मोनिका शेरगिल ने उसकी तरफ झुककर और उसकी आंखों में देखकर कहा, यू नीड अ प्लान माय सोन। और मेरे पास एक प्लान ऑलरेडी है। देखो, तुम्हें श्रेया को किसी भी तरह से इस घर में दोबारा लेकर आना होगा। डू यू अंडरस्टैंड? निहाल जैसे ही समझ जाता है कि उसकी मॉम अब किस दिशा में जाने लगी है, वैसे ही वो उठ खड़ा होता है और कहता है, नो मॉम, मैं श्रेया को अब कभी नहीं बुलाऊंगा। हाँ, मुझे भरोसा है कि वो एक दिन खुद मेरे पास आने की जिद करेगी, लेकिन अगर इस बार भी मैं ही उसके पास गया और किसी तरह वो मान भी गई ना, तब भी मेरे दिल में ये अफसोस रह जाएगा कि मैं उसके सामने उसके प्यार के लिए भीख मांग रहा हूँ। और मुझे किसी से भी प्यार के लिए भीख नहीं मांगनी है मॉम। भीख नहीं है ये निहाल। और वैसे भी प्यार एक तरफ है और तुम्हारा परिवार एक तरफ है। श्रेया के बारे में नहीं तो वंश के बारे में तो सोचो। मोनिका शेरगिल तो वैसे भी सिर्फ वंश को ही चाहती थी। अगर उसका बस चलता तो शायद श्रेया को छोड़कर वो सिर्फ वंश को ही अपने घर में ले आती। वंश वहीं रहेगा जहां उसकी मम्मा रहेगी। मैं श्रेया और वंश को कभी अलग नहीं होने दूंगा। दिस इज फाइनल मॉम। इतना कहकर निहाल एक बार फिर अपने चेहरे पर खुशी लौटा लाता है और सीटी बजाते हुए अपने कमरे की तरफ निकल जाता है। पर मोनिका शेरगिल के दिमाग में तो पहले से ही प्लान था, और वो इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के बारे में सोचना शुरू कर चुकी थी। और अगर निहाल पर मोनिका का कोई दबाव या कंट्रोल नहीं था, तो फिर निहाल का भी मोनिका की हरकतों पर कोई ओपिनियन नहीं होना चाहिए, है ना? यही बात सोचकर मोनिका शेरगिल अपने अगले कदम के बारे में सोचने लगती है। शेरगिल मेंशन से दूर श्रेया आज पहली बार अपने घर में यानी कि मल्होत्रा कोठी में अपने पुराने बेडरूम में खड़ी थी। उसके पीछे से अब वंश आया और उसने सीधा बिस्तर पर चढ़ के उछलते हुए कहा, वंश को नानी का घर बहुत पसंद है मम्मा। वंश की खुशी में खुश होते हुए श्रेया याद करती है जब इसी बिस्तर में वो खुद उछला करती थी, तब उसकी उम्र वंश से बस कुछ ही साल ज्यादा रही होगी। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा कि आपको नानी का घर पसंद आया। वैसे आपको पता है कि आप जिस कमरे में हो ये मम्मा का पुराना कमरा हुआ करता था, यानी कि आपके पैदा होने से पहले वाला कमरा। वंश ने इस अनजान कमरे को अब एक अलग नजर से देखा और पूछा, लेकिन मम्मा आपको ये कमरा मेरे होने की वजह से चेंज करना पड़ा क्या? नॉट एट ऑल बेटा, मम्मा के लिए ये कमरा थोड़ा छोटा पड़ गया था, लेकिन अब हम इस छोटे से कमरे को ही अपना घर बना पाएंगे क्या? क्या लगता है तुम्हें? आई लव इट, वंश ने पूरे मन से कहा और श्रेया भी अब खुशी से वंश की किताबें, उसके टॉय, उसके कपड़े इस कमरे की पुरानी अलमारी में जमाने लगी। उसे इन अलमारियों में अपनी भी कई पुराने यादें दिख रही थी, लेकिन उन सभी चीजों को निकालकर श्रेया ने डस्टबिन में डाल दिया। आज से इस घर में श्रेया की एक नई शुरुआत हो रही थी और ऐसे में पुरानी चीजों और यादों के लिए अब बिल्कुल जगह नहीं थी। इतने में कमरे के अंदर जमुना जी आ गईं। उनकी व्हीलचेयर की आवाज जैसे ही वंश को सुनाई दी वो कूदकर अपनी नानी के पास चला गया और श्रेया ने भी देखा कि जमुना जी अपने हाथ में खाने की एक थाली लेकर आई थी। आज मैं अपने नाती को अपने हाथ से खाना खिलाने आई हूँ।
ऐसा कहते हुए जमुना जी ने वंश के मुंह में अपने हाथ से खाना डाल दिया और वंश को इसमें बहुत मजा भी आया, क्योंकि पिछले 1 साल में श्रेया ने वंश को अपने हाथ से खाना खिलाना जो बंद कर दिया था। अब नानी के दुलार की वजह से वंश की जिंदगी में फिर ये आनंद लौट आया। श्रेया ने भी उन दोनों को एक बार एक पल के लिए भी नहीं रोका, क्योंकि पिछले 4 साल की कमी जो पूरी करनी थी, नानी जमुना को भी और नाती वंश को भी। अपने बेटे की जिंदगी में परिवार का प्यार आते हुए देखकर श्रेया आजकल घड़ी घड़ी इमोशनल हो जा रही थी। श्रेया ने अब देखा कि उसके मामा और मामी भी बड़ी भोली सी सूरत लेकर उसके कमरे के दरवाजे पर खड़े हुए थे। आप लोग अंदर आइए ना, श्रेया ने बड़ी नरमी से कहा। पर मामा और मामी दोनों ही बड़े शर्मिंदा दिख रहे थे। तेरे कमरे में नहीं आना है पुत्र, बस तेरे से माफी मांगनी थी। अरे नहीं मामा, आप क्या कह रहे हो? सिर्फ तुझे ही नहीं पुत्र, तेरे इस फूल से बच्चे को भी हम सब ने मिलकर दुत्कार दिया था। ऐसी गलती अब हमसे हो तो गई है, लेकिन इसका पश्चाताप करने के लिए भी हम तैयार हैं पुत्र। हो सके तो अपने मामा और मामी को माफ कर देना। देखिए आप लोग, वंश के सामने मुझे यूं शर्मिंदा मत कीजिए। उसे अब भी आप सबका प्यार पाना है ना? मामा मामी ने खुश होते हुए श्रेया की बात पर हामी भर दी। हम इसे अपना आशीर्वाद ही तो देना चाहते हैं पुत्र, और इसके पिता को भी। ये वही लड़का है ना, जो कल संगीत में भी मौजूद था? निहाल नाम है जिसका। क्या तुम दोनों ने शादी करने के बारे में सोचा है पुत्र? एपिसोड 233 बैंड बजा बारात। हम इसे अपना आशीर्वाद ही तो देना चाहते हैं पुत्र, और इसके पिता को भी। ये वही लड़का है ना, जो कल संगीत में भी मौजूद था? निहाल नाम है जिसका। क्या तुम दोनों ने शादी करने के बारे में सोचा है पुत्र? श्रेया के मामा ने अभी अभी ये सवाल श्रेया से पूछा था, पर श्रेया उन्हें जवाब नहीं दे पा रही थी। वो बस अपने कांपते हुए होठों से शब्दों को बाहर निकालने की कोशिश ही करती रह गई। पर जो उसने शब्दों से बयान नहीं किया था, वो अनकही बात उसकी खामोशी ने कह दी। जमुना जी ने श्रेया की असहजता को भांपते हुए कहा, अच्छा अब ये सब छोड़ो ना भैया। आप दोनों आज इतनी जल्दी क्यों दिल्ली लौट रहे हो? कुछ दिन और यहाँ रुक जाते तो वंश के साथ थोड़ा समय और बिता सकते थे। नहीं जमुना, तू तो जानती है कि दिल्ली में काम किस तरह हम सब के सर पर चढ़ा रहता है। अगर बहुत ज्यादा छुट्टी कर दी तो काम से ही छुट्टी मिल जाएगी। तू बस अब अपना ख्याल रख और जल्दी से ठीक हो जा। अब तो तेरी लाडली श्रेया भी तेरे साथ है, तो मुझे पता है तू जल्दी ठीक हो जाएगी। श्रेया ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मैं तो हूँ ही, और बेबे भी जल्दी ठीक हो जाएंगी। लेकिन आप दोनों कुछ दिन और रुकते तो उन्हें भी अच्छा लगता। श्रेया की बात से मामा जी तो कुछ उदास से हो गए। उन्हें अपनी बहन की सेहत की चिंता जो लगी हुई थी, इसलिए अब श्रेया की मामी ने कहा, हम यही है पुत्र, दीदी को जब भी हमारी जरूरत होगी ना, हम तभी आ जाएंगे। लेकिन अब तुम सभी को एक परिवार की तरह रहना सीखना होगा। काफी एडजस्टमेंट भी तो लगेगा बेटा, इसलिए अब हमें चलना चाहिए। श्रेया को मामी जी की बात बिल्कुल ठीक लगी, क्योंकि वो खुद भी वही सोच रही थी। नताशा की शादी का टूट जाना, श्रेया का घर लौट आना, और वो भी वंश के साथ, ये सब इस परिवार के लिए बहुत बड़े चेंजेस थे। और ऊपर से जमुना जी की तबीयत भी तो खराब रहती थी। तो श्रेया को भी इसी बात को जानने की उत्सुकता थी कि वो पांचों अब एक परिवार की तरह कैसे रह पाएंगे। पर इस सवाल का जवाब तो आने वाले कुछ दिनों में ही मिल पाएगा। ये सोचकर श्रेया ने अपनी हिम्मत बांधी और सारे रिश्तेदार जो आज जाने वाले थे, उन सबको विदा करने में बिजी हो गई। लेकिन आने वाले बड़े तूफान के बारे में श्रेया को अब तक कुछ भी नहीं पता था। और ये तूफान अब मल्होत्रा कोठी के बाहर पहुंच भी चुका था। अचानक से मल्होत्रा कोठी के बाहर शोर होने लगा। ये शोर किसी तरह के संगीत का शोर था, जैसे कोई बैंड बजा रहा हो। घर में मौजूद सभी लोग अब इस शोर का कारण ढूंढने लग गए थे, और सबसे पहले जगदीप जी घर के अंगन में आकर इस आवाज की छानबीन करने लग गए। श्रेया भी जल्दी से नीचे आ गई, लेकिन घर के बाहर निकल के जो श्रेया ने देखा, उस बात पर वो विश्वास तक नहीं कर पाई। मल्होत्रा कोठी के बाहर एक शादी का बैंड था जो कुछ शादी के गाने बजा रहा था।
पहले तो श्रेया को लगा कि ये वही बैंड है जो आज होने वाली शादी के लिए आने वाला था, शायद बाऊजी ने बैंड को कैंसिल ही नहीं किया होगा। लेकिन फिर उस बैंड के पीछे पीछे एक सफेद रंग की गाड़ी को श्रेया ने कोठी की तरफ ही आता हुआ देखा। ये गाड़ी नताशा की गाड़ी थी और इसे घर का हर इंसान पहचानता था। जमुना जी भी अब मामा और मामी के साथ घर के आंगन में आ गई थी, जहां से सब घर के अंदर आते हुए इस बैंड को और उसके पीछे की गाड़ी को देख पा रहे थे। मल्होत्रा परिवार के इस झुंड में शायद श्रेया को ही सबसे पहले सच्चाई का पता लग गया और उसकी सांस तेजी से बढ़ने लगी। उसके दिमाग में एक अलार्म बजने लगा, प्लीज जो मैं सोच रही हूँ वो सच ना निकले। श्रेया इसी बात को बार बार दोहराने लगी, जैसे कि वो कोई ख्वाहिश नहीं बल्कि भगवान से दुआ कर रही हो। पर जैसे जैसे नताशा की गाड़ी घर के पास आ रही थी वैसे वैसे श्रेया का डाउट यकीन में बदलने लग गया था। आखिर में नताशा की गाड़ी पार्किंग की जगह पर आकर खड़ी हो जाती है और उसके अंदर से नताशा निकलती है। नताशा ने एक लाल रंग का सूट पहना था जो किसी दुल्हन के जोड़े की ही तरह था। उसके गहने, उसके बाल, उसका मेकअप सब एक ही सच बता रहे थे। श्रेया ने अचानक से एक जोर की आवाज सुनी और पीछे पलट कर देखा तो पाया कि जमुना जी अब अपनी व्हीलचेयर से उठकर खड़ी हो गई थी। श्रेया झट से अपनी बेबे के पास जाकर कहती है, बेबे प्लीज आप बैठ जाओ, आपकी तबीयत बहुत ही नाजुक है। ऐसे में अगर आपको कुछ हो जाएगा तो हम सबको कौन संभालेगा। लेकिन बेबे के कानों में शायद श्रेया की आवाज भी नहीं जा रही थी, इसलिए वो बस श्रेया की आंखों में देखने लगी। बेबे की आंखों में दहशत साफ साफ दिख रही थी और श्रेया ने भी अब उन्हें अपने कंधे का सहारा देते हुए कहा, सब ठीक हो जाएगा बेबे। लेकिन अपनी ही कही बात श्रेया को झूठ लग रही थी, क्योंकि उसके सामने जो दृश्य था वो उसे कह रहा था कि अब कुछ भी ठीक नहीं होगा। श्रेया के सामने अब नताशा खड़ी थी। उसके कपड़ों से ये जाहिर था कि उसने शादी कर ली थी। उसके चूड़े के साथ साथ उसके कलीरे भी अब आवाज कर रहे थे और नताशा के चेहरे पर एक दमकती हुई मुस्कान थी। एक पल के लिए उस मुस्कान में खोकर श्रेया नताशा के लिए खुश भी हो जाती, लेकिन फिर नताशा की गाड़ी से दूल्हा भी बाहर निकला। उसके निकलने से पहले ही श्रेया ने ये गैस कर लिया था, लेकिन अब अपनी आंखों के सामने रौनक को दूल्हे के रूप में देखकर श्रेया के अंदर की हिम्मत ही जैसे टूट गई। श्रेया के आसपास हर इंसान के मुंह से हैरानी से भरे शब्द निकल रहे थे और वहीं जमुना जी रोते हुए एक बार फिर अपनी व्हीलचेयर पर बैठ चुकी थी। हाय रब्बा, मेरी किस्मत, कहकर जमुना जी खुद को ही दोष देने लगी थी और जगदीप जी में भी अब एक हारा हुआ बाप दिखने लगा था। वहीं रौनक और नताशा दोनों ही बेशर्मों की तरह उस बैंड के साथ साथ नाचने लगे थे और वो नाचते हुए घर के अंदर आ गए। बाऊजी, बेबे, मैंने और रौनक ने शादी कर ली है, पहले कोर्ट में और अभी अभी हम गुरुद्वारे में भी रस्में निभाते हुए आए हैं। नताशा ने मुस्कुराते हुए बाऊजी और बेबे से ये कहा और फिर उसकी नजर श्रेया पर रुक गई। नताशा की आंखों में खुशी साफ झलक रही थी, पर बाऊजी और बेबे के चेहरे गम में डूबे हुए थे। बाऊजी ने तो नताशा की तरफ हाथ करते हुए कहा, अब तूने शादी कर ही ली है पुत्र, तो तू अपने घर को चली जा। हम सबको ये खुशखबरी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन हम तेरी इस शादी को नहीं मानते। नहीं मानते मतलब? नताशा ने अपने हाथ को हिलाकर बड़ी ही उत्तेजना में ये बात कही, आप मेरे पिता है और रौनक अब लीगली मेरा पति है, तो इसमें मानने या ना मानने की बात ही कहाँ से आ गई बाऊजी। ये तो सच है कि अब मैं रौनक की वाइफ हूँ, तो ये शादी तो आपको माननी ही पड़ेगी बाऊजी। और हाँ, आपको भी बेबे। बेबे ने आखिर में नजर उठाते हुए नताशा को बहुत ही घिन से देखा। नहीं मानती मैं तेरा सच, और तुझे भी नहीं मानने दूंगी। जगदीप जी, आप इसे ये मनमानी कैसे करने दे सकते हो? चल तू अभी घर के अंदर नताशा, और भूल जा कि तूने शादी की है। अब नताशा ने हंसते हुए कहा, देखो मेरी किस्मत, मेरे बाऊजी कह रहे हैं कि अपने घर चली जा और मेरी बेबे कह रही हैं कि भूल जा कि तेरी शादी हुई है। हाँ, आप लोग पहले एक दूसरे से बात करके ये तो डिसाइड कर लो कि फाइनल क्या है। श्रेया बेबे और बाऊजी को यूं मजबूर देखकर खुद भी बहुत शर्मिंदा हो रही थी,
ऊपर से नताशा के बगल में खड़ा हुआ रौनक जब से आया था तब से वो श्रेया को बहुत ही गंदी नजर से घूर रहा था। इसलिए श्रेया खुद भी इस वक्त बहुत अनकंफर्टेबल थी। बेबे ने भी अब गुस्सा करते हुए कहा, चुप कर जा नताशा और अपने बड़ों के मुंह मत लग। तू आ जा अंदर, तू आ जा पुत्र, अपनी जिंदगी यूं खराब मत कर। बेबे एक बार फिर से अपनी व्हीलचेयर से उठकर नताशा का हाथ पकड़ने गई और उसका हाथ पकड़ के खींचने लगी, लेकिन नताशा ने जब जोर से खुद का हाथ झटक दिया तो बेबे गिरने लगी और श्रेया ने आकर उन्हें बचा लिया। नताशा प्लीज, तुम देख रही हो ना कि बेबे की हालत कैसी है, फिर तुम उनसे झगड़ा क्यों कर रही हो। नताशा ने लेकिन श्रेया को यूं इग्नोर कर दिया जैसे वो एक इंसान ही ना हो। और इस बार उसने बाऊजी के सामने खड़े होकर कहा, देखिए बाऊजी, शादी तो मेरी रौनक से हो गई है। अब अगर आपको ये बात ठीक नहीं लग रही है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। आप लोगों की भी कई बातें मुझे ठीक नहीं लगती, तो इस बारे में क्या किया जा सकता है। बाऊजी की आंखों से भी अब आंसू गिरने लगे थे। ये जिंदगी में बहुत कम बार हुआ था। श्रेया को अपने बाऊजी और बेबे के दिल का दर्द महसूस हो रहा था और साथ ही वो इस शादी से होने वाली मुसीबतों के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पा रही थी। इस पल मल्होत्रा कोठी में जैसे सब कुछ थम सा गया था। लेकिन दूर शेरगिल मैंशन में निहाल एक लंबे शावर के बाद नए कपड़ों में तैयार हो चुका था। निहाल को आज सच में बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। नताशा और रौनक की शादी तोड़ने के बाद उसे लग रहा था जैसे उसने कोई बहुत ही इम्पॉसिबल काम कर दिया है। तभी निहाल के कमरे के अंदर अदा आती है। अदा वही लड़की थी जो एक समय पर रौनक और उसके दोस्तों के साथ पैसों की वजह से काम करने के लिए मजबूर थी, लेकिन जब से अदा ने निहाल की मदद करने का फैसला कर लिया था तब से जैसे अदा की जिंदगी ही बदल गई थी। 2 दिन पहले ही निहाल ने अदा और उसके भाई को अपने घर के सर्वेंट क्वार्टर में शिफ्ट कर दिया था और अपने घर में काम भी दे दिया था। जहां अदा किचन में काम करने लगी थी, वहीं उसका बड़ा भाई जो रौनक के साथ उस वीडियो का हिस्सा था, वो अब मोनिका शेरगिल का पर्सनल असिस्टेंट बन चुका था। अदा ने अब निहाल के कमरे में आते ही कहा, निहाल भैया, देखो आंटी ने मुझे क्या दिया है। अदा ने किचन में पहने जाने वाला एक क्यूट सा एप्रन पहना था और वो खुशी से फूली नहीं समा रही थी। वेरी गुड अदा, तुम बहुत ही प्यारी लग रही हो। अब निहाल ने अदा का मनोबल बढ़ाते हुए कहा, थैंक यू भैया। अच्छा, वैसे आपको एक बात बतानी थी। वो रौनक और उसके दोस्त आज हमारी झोपड़ी में आए थे। वहाँ का एक लड़का जो मेरा पड़ोसी था, योगी नाम है उसका, उसने ही मुझे मैसेज करके कहा कि उन्होंने झोपड़ी को पूरी तरह से तोड़ दिया। इसलिए मैं आपको थैंक यू कहने आई थी। अपने भोलेपन में मुझे कोई डर ही नहीं था, लेकिन आप हमें उस झोपड़ी से उठाकर अपने घर ले आए, हमें नौकरी दी। पता नहीं मैं आपके इस कर्ज को कभी चुका पाऊंगी भी कि नहीं। निहाल ने उससे कहा, देख तुझे पहले भी कहा है मैंने, मुझे थैंक यू सुनना पसंद नहीं है। हाँ, लेकिन अगर तुझे लगता है कि मेरा कोई भी कर्ज है ना तुझ पर, तो बस मुझे रोज 2 समोसे बनाकर खिला देना, मैं वैसे ही खुश हो जाऊंगा। डन है भैया, मैं रोज आपके लिए समोसे बना दिया करूंगी। निहाल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ लेकिन मुझे रोज 1 घंटा एक्स्ट्रा जिम करना पड़ेगा। इस बात पर दोनों हंस पड़े, पर फिर अदा थोड़ी सी सीरियस हो गई। लेकिन भैया, अगर उन लोगों ने मुझे कभी भी शहर में देख लिया तो क्या वो मुझे जाने देंगे। निहाल ने भी इस बारे में सोचा था और इसलिए उसने अब कहा, तू उसकी चिंता मत कर, ये सब मुझ पर छोड़ दे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तुझे इस शहर से ही दूर भिजवा दूं, लेकिन हाँ, जब तक तू और तेरा भाई मेरे घर पर हो तब तक तुम्हें कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। खासकर रौनक तो बिल्कुल नहीं। वैसे भी अब रौनक की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो किसी का कुछ भी बिगाड़ पाए। पर तभी निहाल को एक फोन आता है। ये कॉल उस सिक्योरिटी वाले का था जो रौनक पर नजर रख रहा था, वो भी निहाल के कहने पर। और अब निहाल को इस आदमी ने फोन पर ही वो खबर दे दी जो अभी अभी श्रेया को भी मिली थी, कि नताशा और रौनक ने सबके खिलाफ जाकर शादी कर ली है। निहाल ने शॉक में फोन रख दिया और फिर अदा से कहा, अच्छा तू जा अभी और अपने काम पर ध्यान दे। अदा अब अपने काम पर चली गई और निहाल पूरी तरह से कमरे में अकेला था।
निहाल को अब जाकर समझ में आया कि नताशा और रौनक की शादी की वजह से अब श्रेया को भी कई मुश्किलें उठानी होंगी। वो चिंता में वहीं बैठ गया और एक ही पल में उसके अंदर मौजूद सारी खुशी दूर हो गई। एपिसोड 234 मुश्किल फैसला। नताशा को पता था कि रौनक किस तरह का इंसान था। उसका सच झूठ सब जान चुकी थी नताशा। ऐसे में उससे शादी करना नताशा को कोई बड़ी बात नहीं लग रही थी। और खासकर अगर नताशा की शादी का मतलब था श्रेया की हार और निहाल शेरगिल की हार, तो नताशा इसे अपनी जीत ही मानेगी। इसी बात को तय करके नताशा रौनक के पास आज जा पहुंची थी और उन दोनों ने एक होकर श्रेया और निहाल की जिंदगी खराब करने का वचन लिया था। अपनी शादी के वचनों के साथ ही ये नफरत का वचन भी उन्हें एक साथ जोड़े रख रहा था। देखिए बाऊजी, अब ये जैसा भी है मेरा पति है, और मैं जैसी भी हूँ आपकी बेटी हूँ। एक बेटी को घर से बाहर निकाल कर आप उसे वापस ले ही आए ना अपने घर, तो मेरे साथ भी ऐसा ही कीजिए। देखिए मैंने ये गलती कर ली कि आप लोगों को अपनी शादी पर नहीं बुलाया, लेकिन अब मुझे भी माफ कर दीजिए। हूँ तो मैं आपकी बेटी ही ना, लेकिन अब इसके आगे से रौनक और मैं हर काम आप लोगों का आशीर्वाद लेकर ही करेंगे। ठीक है ना बेबे? इस हैवान को मुझसे दूर ही रख तू नताशा, वरना मैं इसे बहुत कुछ बुरा भला कह जाऊंगी। जमुना जी ने रौनक के सामने अपनी बात साफ तरीके से रख दी, पर इससे नताशा को कोई फर्क नहीं पड़ा। आपको जो कहना है वो कह सकती हो आप बेबे, लेकिन अब रौनक आपके घर का जमाई है। वो इस घर का उतना ही बड़ा हिस्सा है जितना कि श्रेया और उसका नाजायज बेटा। श्रेया ने वंश के बारे में इस टॉन्ट को फिलहाल तो चुपचाप सुन लिया, लेकिन उसने तय किया कि वो किसी भी तरह से वंश को नताशा और रौनक से दूर ही रखेगी। चुप हो जा नताशा, तूने पहले तो अपने ही बहन के साथ फरेब कर दिया और अब तू हम लोगों पर भी अपना हुक्म चला रही है। तेरे बाऊजी ने ठीक ही कहा है, अब तेरी जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते, इसलिए तू चाहे तो अपना भला समझकर अकेली ही इस घर में लौटा, या तू इसके साथ इस घर से दूर चली जा। बेबे ने ये बात अपने ही दिल पर पत्थर रख कर कह दी। पर नताशा की बेशर्मी की आज कोई सीमा नहीं थी। देखिए बहुत हो गया ड्रामा, इतने सारे रिश्तेदार भी खड़े हैं लेकिन कोई भी मुझे और मेरे पति को कंग्रेचुलेट तक नहीं कर रहा है। और हाँ, रही बात रौनक और मेरे रहने की, तो मैं और रौनक आज से अगले कुछ दिनों के लिए इसी घर में रहेंगे। हमारा दूसरा घर अब तक पूरी तरह से रेडी नहीं हो पाया है, इसलिए अभी के लिए हमें अंदर जाने दीजिए। श्रेया ने देखा कि कैसे नताशा की बदतमीजी ने बाऊजी और बेबे को हक्का बक्का कर दिया था, लेकिन अब श्रेया ने बीच में आते हुए कहा, नताशा तुम्हारा नया घर बन के बिल्कुल रेडी है। ये बात मुझसे बेहतर और कोई नहीं जानता। तुमने अपनी शादी का फैसला ले लिया, इसमें हम शायद कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन हम ये तो कह सकते हैं ना कि तुम इस घर में रौनक के साथ नहीं रह सकती। अभी अभी बेबे ने भी तुम्हें यही कहा। लेकिन श्रेया की बात नताशा बिल्कुल सह नहीं पाए और अब दोनों ही बहनें एक दूसरे के आमने सामने आ चुकी थी। नताशा ने श्रेया से कहा, मेरे रास्ते से हट जाना तुम्हारे लिए सही होगा श्रेया। तुम खुद तो आज इस घर में आए हो, अब तुम मुझे बताओगी कि अपने ही घर में मैं रह सकती हूँ या नहीं। ये मेरा घर है, गॉट इट? मैं जब चाहूँ जिसके साथ चाहूँ इस घर में रह सकती हूँ, और मुझे किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ नताशा रौनक के साथ घर के अंदर घुस गई। वहां खड़े हुए सभी घरवाले काफी घबरा गए थे और जमुना जी को हिम्मत देने की कोशिश कर रहे थे। मामा और मामी ने तो श्रेया से आकर कहा, पुत्र अब हम चलते हैं, लेकिन तेरी माँ का ख्याल रखना तू। नताशा इस घर में कौन सी नई मुसीबत लेकर आई है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन जमुना का ख्याल अब तुझे ही रखना है। श्रेया ने भी हाथ जोड़कर सबसे कह दिया कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगी, लेकिन श्रेया खुद भी थक चुकी थी। नताशा के बार बार उस पर हमला करते रहने से श्रेया के जोश में भी कमी पड़ गई थी और उसने खुद को हारा हुआ पाया। लेकिन अपने बाऊजी, बेबे और छोटे से वंश के चेहरे को देखते ही श्रेया को याद आ गया कि वो चाहकर भी इस वक्त खुद को कमजोर होने नहीं दे सकती है, क्योंकि बाकियों की ताकत भी अब श्रेया को ही बनना था। बेबे, आपकी तबीयत खराब हो जाने से नताशा का रिश्ता तो नहीं टूट जाएगा ना? आपने अपने सामने ही देख लिया कि सच क्या है। अब जो हो गया उसे हम नहीं बदल सकते हैं,
लेकिन अपना ख्याल रखोगी आप तो मुझे भी हिम्मत आएगी कि मैं इस घर को टूटने से बचा सकूं। जमुना जी के पास तो इस बात का जवाब नहीं था। उनकी तबीयत अब काफी खराब होती जा रही थी। लेकिन पास में ही खड़े जगदीप जी ने अब कहा, ये घर तो टूट चुका है पुत्र, अब बचा ही क्या है। मेरा अपने ही घर में अब दम घुटने लगा है। मन करता है कि ये सब छोड़कर हम ही कहीं चले जाएं। क्या बात कर रहे हैं आप बाऊजी? एक एक ईंट जोड़कर इस घर को आपने खुद बनाया है, फिर आप उसे कैसे छोड़कर कहीं जा सकते हैं? प्लीज बाऊजी, आप बस बेबे का ध्यान रखो। इस वक्त और कोई भी चीज इतनी जरूरी नहीं है। ऐसा कहकर श्रेया ने अपनी बेबे का हाथ अपने बाऊजी के हाथ में रखा और फिर उन्हें उनके कमरे में अकेला छोड़कर वो बाहर आ गई। अब तक घर में रहने वाले सभी रिश्तेदार जा चुके थे और घर एक बार फिर पूरी तरह से खाली हो गया था। लेकिन फिर हॉल से बॉलीवुड के कुछ गानों की आवाज आए और वंश भी अपने कमरे से बाहर आ गया। मम्मा, इतनी जोर से गाने कौन बजा रहा है? कोई नहीं वंश बेटा, आपको मैंने एक टास्क दिया था ना, आप जाकर उसे कंप्लीट करो। मम्मा जल्द ही आपके टास्क को चेक करने आएगी। ठीक है मम्मा, पर आप जल्दी आना, वरना मैं बोर हो जाऊंगा। ये बात कहकर वंश दोबारा से श्रेया के कमरे के अंदर चला गया। जबकि श्रेया चल के सीढ़ियों से नीचे हॉल की तरफ आ गई और उसने जोर से कहा, प्लीज टीवी का वॉल्यूम डाउन करो। उसने देखा कि टीवी के सामने रिमोट को पकड़ के कोई और नहीं बल्कि रौनक खुद खड़ा हुआ था। और अब वो जल्दी से उठकर श्रेया के पास आ गया। तुम कहोगी तो मैं टीवी बंद ही कर दूंगा। सुनो, नताशा नहाने गई है, तुम कहो तो हम जल्दी से मेरे बेडरूम में जा सकते हैं। छी! श्रेया पलट कर जाने लगी थी लेकिन रौनक ने उसका हाथ जोर से पकड़कर उसे रोक लिया। रौनक, बहेव। नताशा की ये आवाज ऊपर की मंजिल से आई थी, जहां नताशा सज धज के नए कपड़े पहनकर खड़ी थी। हाय श्रेया, डिनर में क्या है? आज मेरी शादी हुई है तो आई एम श्योर तुम मुझे कुछ बहुत ही टेस्टी बनाकर खिलाओगी ना, वो भी अपने हाथों से बनाकर। श्रेया ने नताशा की आंखों में देखकर कहा, ये आदमी जाहिल है नताशा, और अगर इसने एक और बार मुझे हाथ भी लगाया ना तो मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी। तुम्हें बेबे और बाऊजी की नहीं पड़ी तो मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन अपनी सेफ्टी मैं किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। इसलिए इससे कह दो कि मुझसे दूर ही रहे। नताशा ने श्रेया को अपनी पैनी नजरों से देखा और फिर कुछ कह नहीं पाई। और श्रेया भी टीवी का तार निकाल कर ऊपर अपने कमरे में चली आई। कमरे के अंदर आते ही श्रेया ने अपने पीछे दरवाजा बंद कर दिया और वो जोर से सांस लेने लगी, जैसे उसे अब तक सांस ही नहीं आ रही थी। उसने नताशा से कभी इस तरह की बदतमीजी की उम्मीद नहीं की थी। चाहे जो भी हो, नताशा हमेशा अपने माँ बाप को लेकर तमीजदार रहती थी, लेकिन आज उसका व्यवहार बद से बदतर हो गया था। श्रेया की सांसें आखिर में जब संभल गई तो श्रेया ने अपने सामने वंश को खड़ा हुआ देखा। वो श्रेया की तरफ बड़ी चिंता से देख रहा था। मम्मा, क्या उस आंटी ने फिर से आपको परेशान किया? एकाएक ही वंश के चेहरे पर अब गुस्सा भी आने लगा। अगर उन्होंने आपको परेशान किया है तो मैं डैड से उनकी कंप्लेंट कर दूंगा। डैड फिर उन्हें आपको परेशान करने से रोक देंगे। श्रेया वंश की बात सुनकर जहां खुद चिंतित हो रही थी, वहीं उसे वंश की मासूम बातों पर बहुत सारा प्यार भी आ रहा था। मैं ठीक हूँ बेटा, और अगर उस आंटी ने मुझे कुछ भी कहा ना तो मैं खुद फाइट करने को तैयार हूँ। ओके, और मैं ऐसी फाइट करूंगी कि वंश को अपनी मम्मा पर बहुत प्राउड होगा। वंश ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ फिर ठीक है, फिर मैं कंप्लेंट नहीं करूंगा डैड से, क्योंकि मम्मा ही सब संभाल लेगी। श्रेया को वंश की बात सुनकर सिर्फ इसी बात का बुरा लग रहा था कि वो उसे इस झगड़े के बीच में आखिर क्यों ले आई। जब तक वंश बबली के घर में था तब तक वो एटलीस्ट इस माहौल से दूर था, लेकिन अब श्रेया के घर में आकर वंश को इस माहौल से दूर रख पाना इम्पॉसिबल होगा। श्रेया के लिए ये एक बहुत ही मुश्किल सवाल आकर खड़ा हो गया था। पर जब उसने हॉल में फिर से कुछ ऊंची आवाजों को सुना तो वो जल्दी से बाहर हॉल की तरफ आ गई। अबे ये मेरा घर है, समझा ना? अगर तू यहाँ बिना मेरी परमिशन के घुस जाएगा तो मैं पुलिस बुला दूंगा। श्रेया ने देखा कि रौनक ये बात निहाल से कर रहा था।
पर निहाल की नजरें आकर श्रेया से मिली और आंखों ही आंखों में निहाल और श्रेया इस सिचुएशन की मजबूरी को देख पा रहे थे। तुम ठीक हो? निहाल ने अब ये श्रेया से पूछा तो श्रेया ने भी सर हिलाते हुए हामी भर दी। हाँ अभी मैं ठीक हूँ, लेकिन इस आदमी से लड़ने का कोई मतलब नहीं है निहाल। निहाल श्रेया की बात समझ रहा था और वैसे भी वो यहाँ रौनक से लड़ने नहीं आया था। वैसे भी निहाल को हाथापाई करने में बिल्कुल यकीन नहीं था। तुम मेरे साथ चलो श्रेया, वंश की भी पैकिंग कर लो। नहीं निहाल, मैं इस वक्त इस घर को छोड़कर नहीं जा पाऊंगी। श्रेया की बात ने निहाल को हैरान तो नहीं किया, बल्कि उसकी बात ने निहाल के डर को साबित जरूर कर दिया। तुम्हें अंकल आंटी की चिंता है? श्रेया, पुलिस को बुलाकर तुम इसे यहाँ से निकाल क्यों नहीं देते? मेरे घर में खड़े होकर तू मुझे ही यहाँ से निकालने की धमकी दे रहा है। पर निहाल ने रौनक की बात का जवाब भी नहीं दिया। वो बस श्रेया को अपनी आंखों से ही विनती करने लगा कि वो इस घर में रौनक के साथ ना रहे। पर श्रेया के हाथ बंधे थे और निहाल श्रेया की हालत भी समझ पा रहा था, इसलिए उसने आखिर में अपना सर झुका लिया। चल अब निकल यहाँ से, यहाँ सिर्फ मैं, मेरी पत्नी और मेरी साली साहिबा रहते हैं, समझा क्या? रौनक ने ये कहकर निहाल को धक्का दे दिया और निहाल रौनक को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाया। उसने बस लाचारी में श्रेया पर अपनी नजरें जमाई हुई थी, लेकिन श्रेया उसकी मदद करने के लिए कुछ नहीं कर पाई। तुम जाओ निहाल, मैं अपना ख्याल खुद रख लूंगी। श्रेया ने सिर्फ इतना ही कहा निहाल से। पर निहाल जैसे जैसे एक एक कदम पीछे लेता जा रहा था, वैसे वैसे उसे लग रहा था कि वो श्रेया को जैसे एक जेल में छोड़कर जा रहा है। आखिर में जब रौनक निहाल के चेहरे पर दरवाजा बंद ही करने वाला था तो आखिरी पल में नताशा दरवाजे पर आए और उसने निहाल से कहा, जो भी कुछ ये तुम्हें कहती थी ना, सब झूठ है। सच तो ये है कि श्रेया शादी करने के लायक ही नहीं है और तुम्हें भी इससे उम्मीद लगाकर कुछ नहीं मिलेगा निहाल। वैसे क्या तुम्हें पता है कि श्रेया ने मेरी एक शर्त की वजह से तुम्हारा घर छोड़ दिया था? श्रेया जो कुछ दूरी पर खड़ी थी उसने भी नताशा की बात सुन ली थी और उसकी आंखें डर से खुली की खुली रह गईं। वहीं निहाल भी शॉक्ड हो गया था। वो समझता था कि श्रेया ने अपनी मर्जी से निहाल का घर छोड़ा था क्योंकि वो निहाल के साथ रहना नहीं चाहती थी। पर अब नताशा उसे किसी और ही सच के बारे में बता रही थी। यस, मुझसे इसने वादा लिया था कि मैं इस घर में रहकर अपनी बेबे का ख्याल रखूं और बदले में मैंने इससे कहा था कि ये तुम्हारा घर छोड़ दे। अगर तुम मुझसे पूछो तो उस दिन श्रेया ने मेरी शर्त के लिए हाँ कहने में एक भी पल नहीं गंवाया था। स्ट्रेंज, मुझे तो लगता था कि तुम दोनों के बीच में प्यार है, लेकिन इसने यूं ही तुम्हें छोड़ दिया, जैसे तुम उसके लिए इम्पोर्टेंट ही नहीं थे। या हो, तुम उसके लिए आज भी इम्पोर्टेंट नहीं हो, इसलिए ही तो वो तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कह रही है। और मुझे देखो, इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद मैंने रौनक को नहीं छोड़ा, बल्कि मैं तो अपने परिवार के अगेंस्ट जाकर उससे शादी भी कर बैठी। तो फिर तुम ही बताओ निहाल की किसका प्यार बड़ा है, मेरा या श्रेया का? निहाल के लिए ये सच जानना बहुत ही मुश्किल था और आखिर में उसने भी यही रियलाइज किया कि उसका श्रेया पर हक जताना फिलहाल ठीक नहीं होगा, और श्रेया भी ये नहीं चाहती थी। आखिर में श्रेया की आंखों की कैद से निहाल ने खुद को छुड़ा लिया और बड़ी उदासी के साथ वो अपने घर लौट गया। एपिसोड 235 अकेली रात। श्रेया आज पूरे 5 साल के बाद अपने बचपन के बेडरूम में सो रही थी, लेकिन चैन से नहीं। श्रेया के बगल में उसका बेटा वंश आराम से सो रहा था, लेकिन श्रेया को नींद नहीं आ रही थी। 5 साल पहले जब वो इस कमरे में आखिरी बार सोने आई थी तब उसकी शादी रौनक से होने वाली थी। 5 साल पहले की उस रात को भी श्रेया सो नहीं पाई थी, और आज 5 साल बाद वही इंसान यानी कि रौनक खन्ना उसकी बहन के बेडरूम में उसके पति की हैसियत से सो रहा था। जिंदगी कब इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई? श्रेया ने करवट बदलते हुए ये सोचा। तभी उसकी आंखें कमरे के अंदर पड़ रही एक लाइट पर पड़ी। ये लाइट सड़क की तरफ से आ रही थी और वो एक पल के लिए तेज होती और फिर बुझ जाती। जब ऐसे कुछ देर तक होता रहा तो श्रेया के दिमाग में एकदम से एक उम्मीद ने घर कर लिया। निहाल, कहीं ये निहाल तो नहीं है?
श्रेया अब एकदम से उठकर खिड़की के पास गई और बड़ी उम्मीद से बाहर सड़क की तरफ देखने लगी। जब से बबली ने श्रेया को ये बताया था कि निहाल उसके घर के बाहर गाड़ी में ही सो गया था, तब से श्रेया रातों को अक्सर जागकर निहाल के आने का इंतजार करती थी। हालांकि उसने आज तक एक दिन भी निहाल को बाहर की सड़क पर देखा तक नहीं था, फिर भी उसके अंदर एक अनजानी उम्मीद सी बन गई थी कि निहाल यहीं कहीं है। मैं भी पागल हूँ, आज वो जिस तरह से इस घर से लौटा है, भला वो क्यों मुझसे मिलने की कोशिश भी करेगा। श्रेया का दिमाग इसी दिशा में चल रहा था और फिर खुद ही का मन उदास करके श्रेया दोबारा से अपने बिस्तर पर लौट गई। बाहर से आने वाली रोशनी शायद किसी पड़ोसी के घर से आ रही थी, क्योंकि अब वो एक जगह पर जाकर एक स्पॉटलाइट की तरह ही रुक गई थी और श्रेया के उदास मन ने आखिर में उसे नींद के हवाले कर दिया। पर श्रेया इस बात से अनजान थी कि निहाल अब भी उसी के घर के बाहर अपनी गाड़ी में लेटा हुआ था और श्रेया की खिड़की की तरफ ही देख रहा था। बीच में एक पेड़ के होने की वजह से श्रेया निहाल की गाड़ी को नहीं देख सकती थी, लेकिन निहाल ने अभी अभी श्रेया को खिड़की के पास देख लिया था। एक हल्के से पीले गाउन में श्रेया के खुले बाल जैसे नदी के पानी की तरह हवा में तैर रहे थे और श्रेया की आंखों में नींद होने की जगह बेचैनी थी। निहाल ये देख अफसोस ही कर पा रहा था, आखिर जिस इंसान की वजह से उस जैसे इंसान को भी नींद आ जाती थी, आज उसी को नींद नहीं आ रही थी। निहाल ने अब एक बार फिर अपनी खिड़की को नीचे करके झांक कर श्रेया को देखने की कोशिश की, लेकिन श्रेया जा चुकी थी। निहाल ने उम्मीद की कि उसे नींद आ जाए और फिर अपनी ही आंख बंद करके उसने खुद को भी नींद के हवाले कर दिया। वही श्रेया को पूरी रात नींद नहीं आई, रह रह कर उसे बार बार निहाल का ही ख्याल आ रहा था। निहाल को जिस तरह से आज बाहर किया गया था उसी बारे में श्रेया सोच रही थी। इसलिए जब सुबह श्रेया उठी तो उसे सबसे पहले निहाल का ही ख्याल आया। निहाल, श्रेया ने उठते ही बोल दिया। पर श्रेया के बगल में निहाल नहीं था, बल्कि उसका बेटा वंश था। मम्मा, आप डैड का नाम ले रही थी नींद में। क्या डैड आपसे मिलने आए थे स्लीप में? मम्मा, क्या हम डैड को वीडियो कॉल कर सकते हैं? श्रेया झट से उठकर बैठ गई। उसे याद आ रहा था कि उसने अभी अभी कोई सपना देखा था और शायद वो सपना निहाल के ही बारे में था, लेकिन श्रेया अब उस सपने को याद नहीं कर पा रही थी। मम्मा प्लीज, मुझे डैड से बात करनी है, वंश ने एक बार फिर जिद करते हुए कहा। श्रेया ने अपना फोन उठाया और निहाल का नंबर डायल करते हुए फोन अपने बेटे वंश के हाथ में थमा दिया। हेलो डैड, गुड मॉर्निंग डैड, ये आप कहाँ पर हो? श्रेया ने जैसे ही वंश की ये बात सुनी, उसने खिड़की से एक बार यूं ही बाहर झांक लिया, पर उसे अब भी कोई गाड़ी घर के बाहर नहीं दिख रही थी। वही निहाल जो अब तक अपनी गाड़ी में सो रहा था। वंश के फोन के वजह से ही वो एकदम से उठकर बैठ गया। गुड मॉर्निंग सोन, मैं काम पर जा रहा हूँ बेटा, इसलिए अपनी कार में हूँ। निहाल ने अपनी खिड़की से बाहर झांककर मल्होत्रा कोठी को देखा और उसके अंदर एक बार फिर बेचैनी भर गई। लेकिन वंश से बात करते हुए उसने उस बेचैनी को भी भुला देने की कोशिश की, क्योंकि वैसे भी निहाल के हाथ में अब कुछ नहीं था। मल्होत्रा कोठी में सुबह तो हो गई थी, लेकिन श्रेया के अलावा और कोई भी अपने कमरे से नहीं निकला था। खासकर नताशा के कमरे में सन्नाटा था और अंधेरा भी। श्रेया की ही तरह नताशा भी पूरी रात सो नहीं पाई थी। कल गुस्से में उसने रौनक से शादी तो कर ली थी, लेकिन अब नताशा को अपनी बेबे और बाऊजी के बारे में सोचकर बुरा लग रहा था। श्रेया की तरफ नताशा की जो नफरत थी, वही नफरत कल उसने अपनी बेबे और बाऊजी की तरफ भी दिखा दी थी, लेकिन असल में नताशा को इस बात का बुरा भी लगा था। रौनक, उठो, नताशा ने रौनक को अब धक्का देकर उठाने की कोशिश की, पर रौनक तो अब भी खर्राटे भर रहा था। रौनक, नताशा जैसे ही चिल्लाए, रौनक की नींद खुल गई। क्यों भौंक रही हो सुबह सुबह नैट्स? जस्ट लेट मी स्लीप। रौनक, मुझे यहाँ इस घर में नहीं रहना। आई नो हम यहाँ क्यों रहने आए थे, लेकिन अब मैंने अपना मन बदल लिया है। रौनक अपनी नींद में ही मुस्कुराने लगा। बेबी, तुम अपना मन बदलती रहती हो ना, तो फिर से बदल लो, क्योंकि हम तो यहीं रहेंगे। तुम जानती हो इस वक्त हमारे पास रहने की कोई भी जगह नहीं है। नताशा को इसी बात का डर था। उसने कहा, लेकिन हमारा घर बनकर तैयार है रौनक।
हमें वहां जाकर रह लेना चाहिए ना। रौनक अब गुस्से से उठकर बैठ गया। वो घर अब भी मेरे भैया के नाम पर है नताशा, तुम ये बात कब समझोगी? और भैया ने मुझे फोन पर साफ साफ कह दिया है कि वो नहीं चाहते कि मैं इनमें से किसी भी घर में रहूं। तो तुम उनसे भी झगड़ा करो ना रौनक, जैसे मेरे घर में झगड़े हो रहे हैं वैसे तुम्हारे घर में भी होने चाहिए ना। अरे उस घर का इंटीरियर हमने इतने मन से करवाया है और उस इंटीरियर के पूरे पैसे मैंने दिए हैं। तो फिर वो घर सिर्फ उनका कैसे हुआ? तुम कह दो उनसे कि हम वही रहेंगे। और अगर वो नहीं माने तो टू बैड, क्योंकि वो घर हमारे लिए ही बना था। रौनक ने अब नताशा को बड़े गौर से देखा और फिर पूछा, क्या हुआ तुम्हें? तुम कल से बदल गई हो। कल जब तुम मेरे घर आई थी और मुझसे शादी करने के लिए तुमने कहा था तो मैंने बोला था ना तुम्हें कि हमारे पास रहने की जगह नहीं है। नताशा भैया ने मेरे अकाउंट भी फ्रीज कर दिए हैं। मेरे पास अब एक भी पैसा नहीं है। नताशा ने रौनक की बात सुनकर बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन दिखाया और फिर कहा, एटलीस्ट हम अपने हनीमून पर जा सकते हैं। इसी बहाने इस घर से बाहर निकलने का मौका मिलेगा। ऑनेस्टली रौनक, इस कमरे से बाहर निकलकर उस श्रेया का चेहरा देखने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। रौनक ने इस बात के जवाब में कुछ कहा नहीं, लेकिन वो तो मल्होत्रा कोठी में रहते हुए बहुत ही खुश था, वो भी इस वजह से कि वहां नताशा के साथ साथ श्रेया भी रह रही थी। रौनक ने श्रेया को हासिल करने की इच्छा अब भी नहीं छोड़ी थी, पर इस वक्त उसे नताशा को एक खबर बतानी थी। इसलिए रौनक उठकर अपने कपड़े पहनता है और फिर बाथरूम की तरफ जाते हुए कहता है, वैसे मैंने हमारे हनीमून के टिकट बेच दिए हैं, यानी कि पूरा पैकेज ही बेच दिया है। इसी बहाने अब हमारे पास कुछ पैसे आ गए हैं। और ये बात कहकर रौनक बाथरूम के अंदर चला गया। क्या नताशा इतना ही कह पाई, क्योंकि इसके बाद तो रौनक बाथरूम के अंदर से कुछ सुन ही नहीं पा रहा था। पर नताशा का फ्रस्ट्रेशन बहुत बढ़ गया था और उसने बाथरूम के दरवाजे को जाकर पीटते हुए कहा, एक्सक्यूज मी, क्या कहा तुमने? हाउ कुड यू? रौनक, दरवाजा खोलो, टॉक टू मी, तुमने मेरे बाऊजी के दिए हुए गिफ्ट को बेच दिया। आर यू मैड? दरवाजा खोलो एंड फेस मी, गॉडडैम इट। नताशा की ये आवाज उसके कमरे से बाहर हॉल तक आ रही थी। हॉल से लगी हुई डाइनिंग टेबल पर अब जमुना जी बैठकर अपनी चाय पी रही थी और साथ ही वो वंश को उसका सुबह का नाश्ता करा रही थी और दूध भी पिला रही थी। जैसे ही उन्हें नताशा के कमरे से जोर की आवाज आने लगी, वैसे ही वंश ने सबसे पहले नजर उठाकर नताशा के कमरे की तरफ देखा और फिर उसने घबराते हुए अपनी मम्मा की तरफ देखा। श्रेया की आंखों में भी अब घबराहट की परछाई थी और वो वंश की नजरों में देखकर उसका हौसला बढ़ाने की कोशिश करती है। लेकिन तभी जमुना जी एक गाना गाने लगती है। ये बहुत ही मधुर गाना था जो श्रेया ने अपने बचपन में भी कई बार सुना था। जमुना जी के मुंह से आज ये गाना शायद कई सालों बाद निकला था। बेबे, आप ये गाना बहुत टाइम बाद गा रही हो ना? और नहीं तो क्या, ये गाना मैंने अपने नाती के लिए बचा के रखा था। अब जब ये घर लौट आया है तो मैं इसे रोज यही गाना सुनाया करूंगी। वंश को भी ये गाना बहुत पसंद आ गया और उसके चेहरे से टेंशन दूर होती दिखी। जमुना जी की प्यारी सी आवाज ने वंश को जैसे भुला ही दिया कि उसने अभी अभी किसी की चीखें भी सुनी थी। जमुना नानी हर एक लाइन के बाद वंश के मुंह में दूध डाल देती और वंश, जो दूध पीने में वैसे तो हजार नखरे करता था, वो अब चुप्पी से बिना किसी नखरे के ही दूध का पूरा गिलास खत्म कर गया। अब जगदीप जी भी फाइनली अपने कमरे से निकल आए थे और श्रेया को लगा जैसे उनकी भी तबीयत थोड़ी कमजोर ही दिख रही थी। दरअसल पिछले कुछ दिनों में वैसे भी शादी के घर का काम उन्हें करना पड़ा था और शरीर की थकान के साथ जब मानसिक थकान भी जुड़ जाती है तब इंसान पर एक अलग ही तरह का प्रेशर बन जाता है। बाऊजी, आप ठीक तो हैं? मुझे लगता है कि आज आप दोनों को डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाने की जरूरत है, श्रेया ने बाऊजी और बेबे की चिंता करते हुए ये कह दिया। पर अपने बाऊजी से श्रेया को उल्टा ही जवाब मिला, नहीं, तुझे इस घर में अकेला छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। श्रेया की आंखों में आंसू आ गए जब उसने अपने बाऊजी के मुंह से इन शब्दों को सुना। उसे नहीं लगा था कि उसके माँ बाप को रौनक की गलत हरकतों का एहसास भी होगा, लेकिन अब साफ समझ में आ रहा था कि उनकी नजर हर एक चीज पर रहती है।
श्रेया ने अब टॉपिक बदलते हुए वंश से कहा, अच्छा चलो वंश, अब आपको स्कूल छोड़ने का समय हो गया तो अपने शूज लेकर आ जाओ और फिर हम निकलेंगे। मम्मा, क्या आप मुझे स्कूल छोड़ने जाओगी आज? हाँ बेटा, बहुत दिनों से मैंने तो तुम्हें स्कूल ड्रॉप किया ही नहीं है ना, तो आज मेरी टर्न है। मम्मा, लेकिन दादी ने तो कहा था कि आज वो मुझे स्कूल छोड़ने आएंगी। श्रेया इस बात से काफी हैरान थी। अच्छा दादी से तुम्हारी कब बात हुई इस बारे में बेटा, क्या तुम श्योर हो? हाँ मम्मा, कल जब डैड यहाँ आए थे तो उन्होंने ही मेरी दादी से बात करवाई थी और फिर दादी ने कहा कि वो मुझे आज स्कूल छोड़ने जाएंगी और फिर मुझे स्कूल के बाद एक म्यूजिक क्लास के लिए भी ले जाएंगी। म्यूजिक क्लास? अच्छा, पता नहीं बेटा, मैं अभी तुम्हारे डैड से ये कंफर्म कर लेती हूँ। श्रेया तुरंत अपना फोन उठाकर निहाल को कॉल करने ही लगी थी कि मल्होत्रा कोठी के दरवाजे से आवाज आई, निहाल से पूछने की कोई जरूरत नहीं है श्रेया, वंश की दादी आज उसे स्कूल ले जाने के लिए आ गई है। श्रेया के साथ अब जगदीप जी और जमुना जी भी खड़े होकर देखने लगे कि सुबह सुबह उनके घर में कौन आया है। दरवाजे पर अब कोई और नहीं बल्कि मोनिका शेरगिल खड़ी थी, जो कि सिल्क की एक साड़ी में खूब जंच रही थी। उसके खुले लंबे बाल एकदम सीधे थे और अक्सर मोनिका शेरगिल को देखकर हर किसी को एक स्कूल प्रिंसिपल की याद आने लगती थी। पर जब वंश अपनी दादी को देखकर खुश हो गया और उछल के वो मोनिका शेरगिल के पास आ गया तो ये बात जाहिर हो गई थी कि मोनिका के अंदर एक खूबसूरत सा इंसान था जो थोड़ा कम सख्त था। मोनिका के चेहरे पर जो मुस्कान खिली थी उसका कोई मुकाबला ही नहीं था। जगदीप जी और जमुना जी भी अब तक निहाल के परिवार से नहीं मिले थे, इसलिए मोनिका को देखकर सभी अचंभित रह गए। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।